वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया है जी। गुलिस्तान न्यूज़ पर हमारा मॉर्निंग शो सलाम जेके और सलाम जेके में आप सबका वालिहाना इस्तकबाल है। सभी नाजरीन, आज की इस अहम तरीन नशरियात में जहां बात आज जम्मू कश्मीर से हम शुरू करेंगे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। कौन सी खबर है उस पर तफसील के साथ आपके सामने आएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि SRO 43 में तरमीम हो रही है, वो तरमीम का मतलब क्या है, क्यों वो तरमीम होने जा रही है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। सयाहती नक्शा जो जम्मू कश्मीर का है यह तब्दील हो रहा है और इस तब्दील शुदा नक्शे के अंदर क्या कुछ नया होगा उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आपको दिल्ली की भी खबर बताएंगे, सरहद के उस पार भी चलने की कोशिश करेंगे और 10 बजे तक आपके सामने रहेंगे, एक एक करके खबर बताएंगे, तज्जिया करेंगे, तबसरा करेंगे और आपकी आवाज को हुकूमत तक पहुंचाने की भी भरपूर कोशिश करेंगे। 9:40 पर कॉल कीजिएगा, हमारी फोन लाइन्स खुलेंगी, आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिएगा ताकि हुकूमती इदारे आपकी आवाज को सुने और आपके मसले का हल भी हो। तो ये फॉर्मेट है जी आज के प्रोग्राम का। लेकिन सबसे पहले आपको याद होगा कि इसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं, माजी में चलकर। हिस्ट्री में क्या कुछ है और हिस्ट्री लेकर तैयार बैठे हैं दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ गौहर कुछ है। शुक्रिया इशफाक। तो बात करेंगे आज की तारीख के दिन के हवाले से। आज तारीख में क्या कुछ हुआ है, क्या वाक़ात हुए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद ख़बरों का सिलसिला भी शुरू करेंगे और आज के दिन यानी कि 1 नवंबर, आज के दिन क्या हुआ। 1765 बरतानिया की कॉलोनियों में स्टैम्प एक्ट नाफिज किया गया है आज ही के दिन। और आज ही के दिन 1800 में जॉन एंडरसन व्हाइट हाउस में रहने वाले पहले अमेरिकी सदर बने हैं। और आज ही के दिन 1922 में यानी कि 1 नवंबर 1922 में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ है। और आज ही के दिन 1950 में हिंदुस्तान में पहला बाब इंजन चितरंजन रेल फैक्ट्री में बनाया गया है, वो आज ही का दिन था 1 नवंबर 1950। और उसके बाद ही 1 नवंबर 1946 में मगरबी जर्मनी की रियासत नेदर कैप्सन का क़याम अमल में लाया गया है। और आज ही के दिन 1952 में जे नारायण ने राजस्थान के वज़ीर आला का ओहदा संभाला। और आज ही के दिन 1 नवंबर 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया, वो आज ही का दिन था जब इसका नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। और आज ही का दिन 1974 में अक़वाम मुत्तहिदा ने मशरिकी बहर-ए-रूम के मुल्क कब्रस की आज़ादी को तस्लीम किया है, वो आज ही का दिन था जब अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे तस्लीम किया है। तो ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से कुछ अहम वाक़ात जो हमने आपके सामने रखे हैं। अब आज़ाद तौर पर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत तो हो चुकी है ऑलरेडी, वैसे खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। आज ज़रा खबरों की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई अहम मामले कभी समाअत के अंदर होते हैं और समाअत के दौरान कुछ बातें सामने आती है, या मामला कभी हाई कोर्ट के अंदर होता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट आता है, तो यहाँ आते आते पलट जाता है। वही कहानी, पलटने की कहानी सुप्रीम कोर्ट की इस खबर में भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर एक था उसको कॉश कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि इंसदादे रिश्वत सतानी का जो मामला है, जो कानून है, उस कानून की एक्ट के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये कानून बैड इन लॉ नहीं है जी। और मामला क्या है, ये बड़ा दिलचस्प है और मामला जो सामने आया है वो आया है अद्वियात को लेकर। वो अद्वियात जो बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की तरफ से खरीदी गई थी और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जब ये मामला चला गया था कि जनाब ये मयारी नहीं है, जो किट्स खरीदी गई हैं वो सब स्टैंडर्ड मेडिकल किट्स खरीदी जा रही हैं, मामला तहकीक के साथ चला गया, हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग से फारिग कर दिया। लेकिन जब ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले को हम बरकरार नहीं रख सकते हैं, बल्कि इसमें और शिद्दत होनी चाहिए थी, शायद सही तरीके से रिव्यू नहीं हुआ है, इसलिए अब यह मामला जो है वो आगे बढ़ेगा और बाज़ाब्ता तौर पर उन सभी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी
जिनकी तहवील में, जिनकी निगरानी में, जिनके ऑफिसर्स के दस्तखत से ये फॉल्टी किट्स खरीदे गए हैं। सीधे चलेंगे श्रीनगर। मजीद इस खबर को जानने के लिए हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इनके पास चलेंगे कि यह मामला बड़ा दिलचस्प है और बहुत महीनों से ये गर्दिश कर रहा था मामला, और अब जस्टिस MS शाह और जस्टिस बोपन्ना जो हाईकोर्ट के अंदर थे, उनका कहा गया कि एरर कमिटेड है, गिविंग एरर। जब उन्होंने कहा कि ये कॉश किया जाए जी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मॉनिटर किया कि ये जनाब एरर हो सकता है कि जज साहब ने ये कहा कि कॉश किया जाए, कॉश नहीं हो सकता बल्कि इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके, बहुत शुक्रिया हिलाल। बड़ा दिलचस्प मामला है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग को खत्म कर देता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आते आते मामला पलट जाता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाने की बात हो रही है। तफसील के साथ जरा हमारे नाज़रीन को समझाइएगा। जी बिल्कुल, ये दरअसल साल 2009-2010 का मामला था, जब कुछ NRHM में कुछ मेडिकल किट्स को खरीदने के हवाले से जो बात सामने आई है, और उसके बाद जो रेट्स को लेकर मामला चला था, और उसके बाद ये मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जेर को चला गया था। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस मामले को इस वजह से कॉश किया था कि ये कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये फौजदारी मामला नहीं है, इसमें कोई बड़ा क्रिमिनल एक्ट नहीं हुआ है, बल्कि मामला आम जो कार्रवाई के तौर पर चल रहा था। क्योंकि इसी इशू को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और बाज़ाब्ता तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस MR शाह है, उनकी जानब से अब इस पर यह डिसीजन आया है कि ये उस वक्त जब इसे कॉश किया गया था और उस वक्त कहा गया था कि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है, तो ये एक बड़ी गलती हुई है उस वक्त जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इस पर अब क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ही आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। यानी इसका मतलब यह है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मतलब यह है कि जो NRHM के अंदर उस वक्त के अफसर होंगे, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा से कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। क्या इस तरीके के इसको हम डिकोड कर पाए इस फैसले को? जी बिल्कुल, उस वक्त जितने भी लोग इसमें थे और उनके खिलाफ जो चार्जेस लगे थे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तौर पर ही होंगे, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तौर पर या क्रिमिनल एक्ट के तौर पर जो उन्हें सजाएं होती हैं वो भी बहुत बड़े सजा होते हैं, उसके जुर्माने भी बहुत बड़े होते हैं। तो इस तरह से अब ये कोई मामूल का केस नहीं है, बल्कि ये फौजदारी का मामला है। इस बात को अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मामला जरा दिलचस्प है जी, क्योंकि साल 2010 और 2011 में मामला सामने आया था और यह कहा गया था कि मिस प्रिपरेशन जो हुई है, खुर्द-बुर्द हुआ है जी बड़े पैसे का, और यह खुर्द-बुर्द NRHM के अंदर हुआ है क्योंकि जो सप्लाई खरीदी गई है वो सही नहीं है। और उसके बाद मामला चला गया जी कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने पूरी सुनवाई करने के बाद इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग के पार्ट को हटा दिया था, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट आते आते खबर आपके सामने है कि किस तरीके की खबर वहां से सामने आई है। बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, और बड़ी खबर इंतहाई अहम है क्योंकि मामला SRO का है। SRO 43 के तहत जो नौकरियां फराहम की जा रही थी, गाइडलाइंस में तरमीम की जा रही है, और अब बाज़ाब्ता तौर पर फाइनेंशियल बैकअप देखा जाएगा। यानी अगर किसी अगर कोई खानदान में मारा जाता है एंटी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के दौरान, यानी उसको मिलिटेंट मारते हैं या वो क्रॉस फायरिंग में मरता है या किसी और तरीके से वो SRO 43 का हकदार बनता है, अब सरकार का ये मानना है कि उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखा जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तभी जाकर नौकरी दी जा सकती है, और अगर नहीं तो सिर्फ पैसे से ही काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद ही इंतजामिया ने फैसला किया है कि उसका बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही अगर उसे ज़रूरत होगी तो ही उसे नौकरी मिल सकती है, कि यानी कि उसके बाद ही इंतजामिया की जानिब से उसे SRO 43 के तहत नौकरी दी जाएगी। यानी कल जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि गाइडलाइन जो है जी वो बहुत जल्द जारी कर दी जाएंगी इस सिलसिले में, और आगे का हिकमत अमली कैसे इसमें पूरी चलाई जाएगी, क्योंकि लगातार हाई पावर कमेटी जो थी वो सरकार की तरफ से बनाई गई थी, और उस हाई पावर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है वो कहीं ना कहीं सामने आई है। SRO 43 की गाइडलाइंस के अंदर तरमीम होगा, ये साफ कर दिया गया है, और ये भी साफ कर दिया गया है कि जब ये तरमीम होगा तो अब शायद हर एक को नौकरी मिले ये मुमकिन नहीं है, लेकिन जो आर्मी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स,
CAPF जम्मू कश्मीर पुलिस में जो लोग नौकरियां कर रहे हैं और अगर वो दौरानी मुलाजमत शहीद होते हैं, मारे जाते हैं, तो उन्हें इस पॉलिसी से मुस्तस्ना किया जाएगा, उन्हें इस पॉलिसी से बाहर रखा गया है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है जी कि सेंटर आर्मी को, CAPF को और जम्मू कश्मीर पुलिस जो फोर फ्रंट पर इस वक्त है, उन्हें इस पूरे मामले से बाहर रखा गया, मुस्तस्ना रखा गया है, ताकि यहाँ पर ये इतलाक जोर नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में, क्रॉस फायरिंग में, धमाकों में या किसी और मामले में अगर मारा जाता है तो वहां पर इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द फैमिली जो है, यानी जो आपकी मालियाती इक्तिसादी मामला जो आपके घर के हैं, उन्हें मद्देनजर रखा जाएगा, जिसके बाद ही फैसला जो है वो सरकार ले सकती है। तो ये तरमीम जो है वो हो रही है और ये तरमीम बहुत जल्द जो है वो मंजर आम पर आएगी। फिलहाल माना जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये फैसला जो है वो आ चुका है। SRO 43 के हवाले से गाइडलाइंस बहुत जल्द जो है वो अब मंजर आम पर आएंगी, लेकिन रिपोर्ट सबमिट हो गई है LG एडमिनिस्ट्रेशन के पास। चलिए जी अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं सयाहत के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, चूंकि टूरिज्म एक बैकबोन है हमारी, सयाहत चाहे जम्मू की हो, कश्मीर की हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को इस सयाहती नक्शे में लाने की कोशिश की जा रही है। और जब ये नक्शे के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है तो आपको याद होगा कि सितंबर 3, 2021 को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एक बड़ा फैसला लिया था, और उसी फैसले के तहत कि अब मजीद तकरीबन 35 इलाकों को आइडेंटिफाई किया गया है जिन्हें टूरिस्ट विलेज के तौर पर तरक्की दी जाएगी। कठुआ, किश्तवाड़, रियासी उन 5 अजला में शामिल है जहां पर जिन इलाकों को ये जनाब इस नक्शे में लाया जा सके। ताहम अभी भी कुछ अजला ऐसे हैं जहां पर शिद्दत के साथ काम करने की ज़रूरत है, वहां पर पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल को यूज़ नहीं किया जा रहा है। और अब इन दिही इलाकों के अंदर, इन दूर दराज इलाकों के अंदर और कुदरती खूबसूरती के मनाजिर जहां पर है, उन इलाकों के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर फैसिलिटियां प्रोवाइड की जाएंगी और अपग्रेड किया जाएगा वहां पर रूरल सर्किट को, ताकि डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो आगे बढ़े। 3 सितंबर 2021 को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर टूरिस्ट विलेज नेटवर्क, और ये टूरिस्ट विलेज नेटवर्क जो था इसे मिशन यूथ के तहत हाथ में लिया गया था और कहा गया था कि अब गांव देहात के लोग जो है वो इस सन्नत के साथ ज्वाइन करेंगे और अपने अपने इलाकों को और ज़्यादा प्रोजेक्ट करेंगे। और ये कौन से इलाके हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखते हो, उन इलाकों को लिया गया हो, जिन इलाकों के अंदर कुदरती मनाजिर इतने खूबसूरत है कि लोग देखना पसंद करेंगे। तो ये टूरिस्ट हट और ये टूरिस्ट सर्किट जो है बनाने की बात कही गई है। और ये जो यूथ लेड सस्टेनेबल टूरिज्म इनिशिएटिव लिया गया है, माना जा रहा है कि इससे रूरल इकोनॉमी और कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और नौजवानों के अंदर रोजगार के नए वसाइल जो है पैदा होंगे। ये सरकार का एक मौक़िफ़ है। और इस वक्त जम्मू जिले के अंदर अगर हम बात करें तो कई इलाकों को अब इस नक्शे के अंदर लाया गया है। डक्साल है, घराना है, जजर कोटली है, सुनानसर है, ये कुछ ऐसे इलाके जिसे इन टूरिस्ट विलेजों के तौर लाया गया है। और डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुछ इलाके हैं जिन्हें बटोट है, दारा है, और कुछ और इलाके हैं जिन्हें इस नक्शे में लाने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ अब ये माना जा रहा है कि जब ये पूरी स्कीम रोल ऑन हो गई है तो इससे क्या होगा, अब जो ख्वाहिशमंद नौजवान है जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट अप टू 10 लाख देने का फैसला ले लिया है सरकार ने। और ये 10 लाख उस ग्रुप को दिया जाएगा जो कुछ इनिशिएटिव वहां पर शुरू करेगा। और मुद्रा लोन के तहत यह पैसा, जिसमें 8.5 लाख रुपया लीडिंग बैंक की तरफ से दिया जाएगा और बाकी 1.5 लाख रुपया जो है वो मिशन यूथ की तरफ से दिया जाएगा। 15% प्रोजेक्ट कॉस्ट मिनिमम जो है वो सब्सिडी के तौर पर भी इसमें रखा गया। तो यानी कुल मिलाकर जब आप इस पूरे प्रोजेक्ट को देखेंगे, पैसा इसमें बहुत रखा गया है ताकि नौजवान आए, उसके लिए खुद रोजगार की स्कीम है ये, यानी वो खुद अपने पांव पर खड़े हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी तक जिन इलाकों को हमने सयाहती नक्शे पर लाया है,
क्या वहाँ पर बुनियादी सहूलियतें हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, जब हम ये नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, क्या इससे वाकई तौर पर कुछ चीज़ें बदलेंगी? तो मेरी नज़र बस एक इलाके की ओर जा रही है। मैं ज़्यादा इस पर गुफ्तगू नहीं करूँगा, इसको यहाँ पर समेटता हूँ इस खबर को। मानसर का इलाका, और मुझे याद है नवांग रिगजन जोरा साहब सयाहत के वजीर थे साबिका रियासत के अंदर, जब रियासत थी जम्मू कश्मीर लद्दाख एक, तो नवांग रिगजन जोरा साहब वजीर थे और बाज़ाब्ता तौर पर स्टेट असेंबली में इस तरीके का एक मसवदा कानून लाया गया जिसमें कहा गया कि रूरल एरियाज़ को जनाब अपलिफ्ट किया जाएगा और जो मकामी घर होंगे वहाँ पर जहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी होगी, पानी की फैसिलिटी, उन्हें हम होटल या रेस्टोरेंट की तर्ज पर देख सकते हैं, वहाँ पर सयाह रुक सकते हैं। कुछ चीज़ें हमने देखी, मैंने आउट ऑफ दिस मैंने खुद मानसर के कुछ इलाकों अपना मानसबल के कुछ इलाकों के अंदर देखा कि कुछ घर बनाए गए थे जिन्हें होटल्स में कन्वर्ट किया गया था, वहाँ पर अब खाना पीना हो सकता था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ें चल नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना था सरकार ने, उसमें वो नाकाम रही है। और अब शायद वो जो सारी नाकामियां हैं वो इस प्रोजेक्ट में ना हो, क्योंकि अब ये नए सिरे से इनिशिएट लिया गया है। उसको मिशन यूथ का नाम दिया गया था, उस वक्त रिवाइवल ऑफ टूरिज्म का नाम दिया गया था। गालिबन अगर उन गलतियों और उन खामियों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी तो शायद ये कुछ नया इनिशिएटिव हो सकता है। अब ये नया इनिशिएटिव क्या होगा? आपको याद होगा कि वज़ीर दाखिला साहब गुज़श्ता दिनों जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे तो नौजवानों ने उनसे बात की, और मुख्तलिफ इलाकों के नौजवानों ने जब टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से इसी मिशन यूथ के तहत बात की, उन्होंने कहा कि देखिए हमने जी छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया जी, ये चीज़ें हम वहाँ पर दे रहे हैं। किसी ने कहा कि मैंने जी एक छोटा सा काम शुरू किया, इतने लोगों को रोजगार दे सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो इनिशिएटिव जो लिए गए हैं उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स और पॉजिटिव वाइब जो वो हम देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर सयाहत के एतबार से ये कितना आगे बढ़ पाएगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा और उसके बाद ही कोई हतमी राय हम कायम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने फैसला लिया, नौजवानों को रोजगार के नए मौके कैसे फराम होंगे, अगरचे सरकारी रोजगार नहीं होगा, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, ताहम अपने पांव पर खड़े होने के लिए सरकार ने यह नया मंसूबा तैयार किया है और नए मंसूबे के तहत 35 ऐसे इलाके ऐसे हैं जिन्हें अब बाज़ाब्ता तौर पर टूरिस्ट विलेज के अंदर लाने का फैसला लिया गया है। ये तो जनाब खबर थी सयाहत के हवाले से। अब आपको बताएंगे आगे एक और खबर। जी तो अगली खबर में लेते हैं हम। जी हाँ नाजरीन को पता ही होगा कि गुज़श्ता माह 23 और 24 अक्टूबर को जो वादी में मौसम का बदलाव हुआ है जिसमें बर्फ़बारी हुई है और जम्मू के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर बारिशें हुई है, बेवक़्त की बर्फ़बारी और बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से किसानों और बाग मालिकान को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। अब इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से इसे कुदरती आफत करार दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ रिहेबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन नाज़िम ज़िया, उनकी जानिब से इसे एक ऑर्डर हुक्मनामा उन्होंने जारी किया है और इसे कुदरती आफत करार दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करेंगे, पहले वादी के अंदर जो अजला है जिनमें अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान, ये कश्मीर शोबे के अंदर ऐसे 3 अजला है जिनमें हालिया बर्फबारी की वजह से हॉर्टिकल्चर शोबे को काफ़ी नुकसान पहुंचा, यानी कि बाग मालिकान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ ही अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे तो जम्मू के अंदर उधमपुर, किश्तवाड़, रियासी, सांबा और कठुआ ऐसे अजला है जिनमें बेवक़्त की बारिशों की वजह से उन्हें चालाबारी भी हुई है इन मकामात पर और साथ ही साथ बारिशें भी हुई, इसकी वजह से किसानों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो असेसमेंट किया गया है, तखमीना लगाया गया है, तकरीबन 75 से 80% जो है नुकसान हुआ है, चाहे फसलों की बात करेंगे या हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करेंगे इन इलाकों के अंदर, इन अजला के अंदर। इसके साथ साथ ही आपको बताते ही चले कि अब SKICC श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जो एप्पल फेस्टिवल का उन्होंने इफ्तिताह किया, उस मौके पर भी जब उन्होंने बात किया मीडिया के साथ तो उन्होंने उस बार भी कहा है कि उसे नेचुरल कैलेमिटी हमने करार दिया है और साथ ही साथ जो बाग मालिकान है या किसान हैं जिन्हें नुकसान हुआ है उसके बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और नुकसान का तखमीना लगाने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो उसके बाद ही उसे हुकूमत के पास भेज दिया गया, सौंप जाएगी और उसके बाद ही जो मुतासरीन हैं उन्हें मुआवजा भी माकूल मुआवजा फराम किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 23 और 24 अक्टूबर को जो बर्फबारी हुई थी, जो कहरअंगेज मामला देखने को मिला था, उसमें हुकूमत की तरफ से मखसूस कुदरती आफत उसे करार दिया गया है और ज़री और हॉर्टिकल्चर शोबे को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुतासरीन को खुसूसी इमदाद देने का ऐलान भी कर दिया गया है। SDRF नॉर्म्स के तहत अब
उन मेवा बागात या उन फसल मालिकान को जिनकी फसलें तबाह हुई हैं उन्हें माकूल मुआवजा दिया जाएगा एसडीआरएफ की तरफ से। और बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन कल जो है वो जारी कर दी गई है और इसी नोटिफिकेशन के तहत ये कह दिया गया है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है नुकसान की भरपाई अब इन किसानों की होगी, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हो या हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर। क्योंकि जम्मू के अंदर भी हमने देखा कि तबाहकुन बारिशों से फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी और कश्मीर के अंदर जिस तरीके से बारिशें हुई और तालाबारी हुई है जिससे मेवे को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब दोनों को टेकअप किया गया था क्योंकि जैसे कुछ ने पहले ही कहा कि एप्पल फेस्टिवल के दिन ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात का खुलासा पेश किया था कि जनाब आने वाले दिनों में इस पूरे मामले का जो है वो जायजा लिया जाएगा और माकूल और मुनासिब मुआवजा जो वो दिया जाएगा और मुआवजे के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इसे एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत देने की बात कह दी गई है। अब जनाब बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात एक और बड़ी खबर की भी आपके सामने रखते हैं क्योंकि बड़ा अहम मामला है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मामला है भारत और पाकिस्तान के बीच गुज़श्ता दिनों क्रिकेट मैच हुआ था और उस क्रिकेट मैच के बाद कई वायरल वीडियोस सामने आए जिसके बाद तरह तरह का रिएक्शन भी आया और उसी रिएक्शन के तौर पर सरकार ने इस बात का अंदिया दिया था कि किसी को भी मुल्क मुखालिफ नाराबाजी करने की इजाजत नहीं होगी और श्रीनगर के अंदर पैदर पे 2 FIR दर्ज किए गए थे। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक यह कहा गया था कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के अहाते के अंदर नौजवान डॉक्टरों ने जीत का जश्न मनाया और खुलकर नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हुआ लेकिन अब उस वायरल वीडियो की हकीकत सामने आ गई है और ये वायरल वीडियो की जो हकीकत सामने आई है वो ये है कि सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के हवाले से वायरल वीडियो की तस्दीक नहीं हो पाई है। दिखाया गया हॉल इंस्टीट्यूट का है ही नहीं। पहली बात तो ये दरो दीवार का जो रंग है वो इंस्टीट्यूट के साथ मिलता ही नहीं है और जो एक पिलर जहां पर लड़का खड़े होकर या लड़की खड़े होकर नाराबाजी कर रही है उस डाइनिंग हॉल या उस अनमैरिड हॉस्टल के अंदर इस तरीके का कोई हॉल ही नहीं है जहां पर बीच में पिलर हो। ये लेक्यूनास इब्तिदाई तौर पर सामने आए हैं और जब ये मामला सामने आया कि पाकिस्तान की जीत के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सामने आया तो सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों को ये काम सौंपा गया कि इस पूरे मामले की तहकीकात की जाए और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एक हाई प्रोफाइल कमेटी को तश्कील दे दिया गया। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा की तरफ से जिन्होंने हर फ्रेम को हर बात को गहराई के साथ तहकीक किया और कमोबेश 3 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो वापस सौंप दी है। जरा से हमारे पास ये खबर आ रही है और जब ये रिपोर्ट सौंपी गई है तो उसमें साफ कर दिया गया है कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर जिस हॉल की बातें हो रही है, सेंट्रल हॉल की बात हो रही है या रिक्रिएशन मेस की बात हो रही है जो अनमैरिड हॉस्टल का है, वो जनाब इसके साथ मिलता ही नहीं है। न तो दरो दीवार का रंग मिल रहा है न उस पिलर का। अगर हो सके जरा वो वीडियो भी चलाइएगा ताकि साथ साथ लोगों को याद भी आए। कह रहे वो पिलर भी नहीं है जी, सिक्किम के अंदर जो 2 हॉल है वहां पर वो पिलर भी नहीं है। अब जब ये बातें सामने आई है उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तरफ से कि और भी आगे पीछे देखा गया जी, लेकिन सिक्किम सोरा का ये वीडियो है ही नहीं जो इब्तिदाई रिपोर्ट के अंदर कहा गया था। अब जब सिक्किम सोरा, ये देखिए ये वो वीडियो था जिसको लेकर ये वो पिलर है, ये इस पिलर की भी बात हो रही है। कह रहे हैं कि हमारे पास ये पिलर ही नहीं है। और फिर बिमना के जो सोरा का अपना हॉस्टल है उसमें भी देखा गया, वहां पर भी इस तरीके का नहीं मिला है। तो इब्तिदाई खबरों के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। जरा से ये मालूम हुआ है कि उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इस रिपोर्ट को इस वायरल वीडियो को जो मंसूब किया गया था शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा के साथ, इसको फर्जी करार दिया है और अब माना जा रहा है कि इंतजामिया जो है इस वायरल वीडियो की हकीकत जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपेगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पूरे मामले का संजीदा नोटिस लिया था और रिपोर्ट तलब की थी। लेकिन इस अस्पताल की तरफ से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, उनका मानना है कि इस अहाते के अंदर इस दिन इस तरीके का कोई भी वाकया पेश नहीं आया है। अब सवाल ये है
कि कुछ दिनों पहले हमने सुना था कि कुछ आई विटनेसेस है जी, उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई, यानी तरह तरह की अफवाहें जो हम अक्सर सुनते हैं कश्मीर के अंदर। तो अफवाहें अपनी जगह है, हकीकत यह है कि जो हमारे पास ज़राया से तस्दीक शुदा ज़राया से, यानी बड़े कन्फर्म ज़राया, मोतबर ज़राया है, वो उनका मानना है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में 3 बड़ी बातें हैं। एक कि इस तरीके का हॉल हमारे पास कोई नहीं है। दूसरा, जो पिलर्स के बीच में आप भी देख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर 2-3 पिलर्स दिख रहे हैं, उनका मानना है कि जिन हॉलों की बात हो रही है वहां पर इस तरीके का पिलर है नहीं। और तीसरा कि जो ये सूरत हाल बन रही है इससे मुमकिन ही नहीं है कि जनाब ये सोवरा इंस्टीट्यूट का होगा। दरअसल ये कहीं और का वीडियो हो सकता है जिसे सोवरा इंस्टीट्यूट के साथ मंसूब किया गया। तो ये रिपोर्ट जो है वो इब्तिदाई रिपोर्ट फिलहाल जो है वो सामने आई है। तो एक तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई है और जब ये खबर हम आपको बता रहे हैं तो कुछ तासुरात भी आपकी तरफ से आ रहे हैं, उस पर मैं ज़रूर आऊँगा। जब हम बात करेंगे तो वो तासुरात में ज़रूर पढ़ूंगा। इस वक्त ज़रा खबर को आगे बढ़ाते हैं। जब मामला डॉक्टरों का है तो आपको ये भी बताते चले कि MBBS स्कूल का मामला फिलहाल खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, जो हाल ही में MBBS ऑल इंडिया कोटा के हवाले से जो खबर आई थी उसके बाद ही मेडिकल कॉलेज तालिब इल्मों की जानिब से एहतजाज भी किया गया है। श्रीनगर के अंदर भी किया गया है, डोडा के अंदर भी, और मुख्तलिफ जहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ज़ेर तालीम तालिब इल्मों की जानिब से इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। उसके बाद ही तालिब इल्मों का एक ग्रुप जो है वो LG इंतज़ामिया से मुलाकी हो और मुलाकी के बाद ही LG इंतज़ामिया ने ऑल इंडिया कोटा मामले पर अब नजरसानी की है। LG के साथ तलबा के साथ हुई मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया है कि इंतज़ामिया इस सिलसिले में जो है अब रवां साल के दौरान फ़िलहाल इस पर रोक लगा दी गई है, यानी कि ऑल इंडिया कोटे में अब जम्मू कश्मीर के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर उन्हें दाखिला नहीं दिया जाएगा। इस सिलसिले में इंतज़ामिया की जानिब से मरकज़ी हुकूमत को भी एक ख़त रवाना किया गया है। फ़िलहाल 1 साल के लिए इस पर फ़िलहाल रोक लगी है। जिस तरह से पहले कहा गया था कि ऑल इंडिया यानी कि जो दीगर रियासतें हैं मुल्क की, वहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स को जम्मू कश्मीर के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें उन्हें दाखिला दिया जाएगा। जिसके बाद ही ये पूरा मामला सामने आया था, एहतजाज भी हुआ। उसके बाद मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी का एक वफद LG मनोज सिन्हा से मुलाकी हुए और मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया और नजरसानी हुई है। इस पर फिलहाल 1 साल के लिए इस पर रोक लगाई गई है। अब यहाँ पर वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि बिजली की आंख मचोली में शायद कमी देखने को मिले, क्योंकि हुकूमत का एक और दावा सामने आया है। दावा कितना सच्चा है फैसला आप करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि अब स्कूल भी जाना है, लेकिन स्कूल जाने से पहले मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। दोनों खबरें बैक टू बैक आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।